कुछ खोजें हैं ना, वो कभी सीधी लकीर में नहीं चलती। वो भटकती हैं, टकराती हैं और फिर एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने लौट कर आती हैं। स्टीलिंग फायर किताब असल में एक ऐसी ही यात्रा की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो हमें चेतना की गहराइयों में ले जाती है। और इस अध्याय में लेखक स्टीवन कॉटलर और जेमी व्हील हमें यही दिखाते हैं कि ये जो फायर की खोज थी, वो हमारी आज की दुनिया में कैसे लौटी, पर एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि काफी उलझे हुए रास्ते से। तो चैप्टर 7, जिसका नाम ही है द लॉन्ग स्ट्रेंज ट्रिप, असल में इस विश्लेषण को तैयार करने से पहले मैंने स्टीलिंग फायर किताब को पूरी तरह मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ा है। तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ जो भी बातें होंगी वो कोई अधूरी कहानियां नहीं हैं, बल्कि किताब में दिए गए फैक्ट्स और उसके कॉन्टेक्स्ट पर ही आधारित हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब ये किताब फायर या अग्नि की बात करती है तो उसका मतलब क्या है। ये कोई मामूली आग नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना एक मानवीय आवेग है। फायर असल में चेतना की बदली हुई अवस्थाओं के लिए एक मेटाफर है, एक रूपक। ये वो नॉन ऑर्डिनरी स्टेट्स हैं, जैसे कि बहुत गहरा ध्यान या वो इंटेंस फोकस जिसे हम फ्लो स्टेट भी कहते हैं। ये वो अवस्थाएं हैं जो हमें कह सकते हैं कि जानकारी और प्रेरणा का एक जबरदस्त बूस्ट देती हैं। और ये वो आग है जिसे इंसान हजारों सालों से खोजता आ रहा है। लेकिन इतिहास को देखें तो एक पैटर्न, एक ढर्रा बार बार दोहराया गया है। जैसा कि लेखक किताब में कहते हैं, आमतौर पर कोई विद्रोही या कोई साधक देवताओं से आग चुराता है, फिर पार्टी हाथ से निकल जाती है और कानून व्यवस्था के रखवाले आकर उस शो को बंद कर देते हैं। मतलब ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र रहा है, खोज, जश्न और फिर दमन। और इसी दमन को बनाए रखने के लिए समाज ने कुछ दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी। ये जो चक्र था ना, इसे बनाए रखने के लिए समाज ने इस आग को मानो कैद करने की कोशिश की। उसने ऐसी दीवारें खड़ी की जो इस लॉ को काबू में रख सकें और इसे बाहर फैलने से रोक सकें। लेखक इन दीवारों को एक नाम देते हैं, द पेल। अब ये क्या है? ये एक तरह की विचारिक बाड़ है, मतलब सोच की एक बाउंड्री जो समाज ये तय करने के लिए बनाता है कि क्या सुरक्षित है, क्या सच है और क्या अच्छा है। इससे हमें एक सुरक्षा का एहसास तो होता है, पर इस बाड़ के बाहर जो कुछ भी है उसे खतरनाक और वर्जित मान लिया जाता है। किताब के हिसाब से ऐसी 3 मुख्य दीवारें हैं। पहली है द पेल ऑफ द चर्च, मतलब चर्च की दीवार जो बिना इजाजत मिले परमानंद के अनुभव से डरती थी, क्योंकि ये उसके अधिकार को चुनौती देता था। दूसरी है द पेल ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की दीवार। इसका मानना था कि दवाओं के सहारे चेतना को बदलना एक तरह की चीटिंग है। और तीसरी द पेल ऑफ द स्टेट, राज्य की दीवार, जो उन अवस्थाओं को कुचल देती थी जो समाज के बनाए मूल्यों के लिए खतरा बनती थी। सदियों तक तो ऐसा लगा कि ये दीवारें कभी नहीं टूटेंगी, ये अभेद्य है। लेकिन फिर 20वीं सदी में एक ऐसी ताकत सामने आई जिसने इन दीवारों में दरारें डालनी शुरू कर दी। और ये एक ऐसी चाबी थी जो किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक लैब में बनी थी। पेज 93 के आसपास लेखक बताते हैं कि कैसे अलेक्जेंडर शाशा शुल्जिन जैसे केमिस्ट्स ने ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने शुरू किए जो चेतना के दरवाजे खोल सकते थे। और फिर 1991 में उन्होंने PHKAL नाम की किताब पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इन सारे रेसिपीज को खोले तौर पर सबके साथ शेयर कर दिया। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी ओपन सोर्स मूवमेंट था। इसने इस पावरफुल नॉलेज को कुछ लोगों के हाथ से निकालकर सबके लिए खोल दी। और ये द पेल की तीनों दीवारों के लिए एक सीधा खतरा था। जैसा कि मैप्स के फाउंडर रिक डॉबलिन कहते हैं, रिसर्च तो बाहर आ चुकी थी और साशा ये जानते थे कि भले ही उस वक्त का माहौल हॉस्टाइल था, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी हालात बदलेंगे और उनका काम बहुत यूजफुल साबित होगा। तो ये एक सोची समझी कोशिश थी इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखने की। लेकिन जब ये आग दोबारा जली ना, तो ये बहुत तेजी से और बिना किसी तरतीब के हर तरफ फैल गई। और बहुत जल्द 2 बिल्कुल अलग ताकतें इस आग पर काबू पाने के लिए आपस में भिड़ गईं, और दोनों के इरादे एक दूसरे से एकदम उलट थे। एक तरफ थीं खुफिया एजेंसियां, स्पूक्स, जो इस फायर का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए करना चाहती थीं, मन पर काबू पाने के लिए, पूछताछ के एक हथियार के तौर पर। और दूसरी तरफ थे कूक्स, यानी काउंटर कल्चर के लोग, जो इसी आग में आज़ादी खोज रहे थे, मन का विस्तार करने के लिए और एक दूसरे से जुड़ने के एक जरिया के तौर पर। तो एक को कंट्रोल चाहिए था और दूसरे को आज़ादी। और यहीं पर
चैप्टर 7 का असली सार छिपा है। ये जो दोबारा खोज हुई, ये कोई सीधी सादी सक्सेस स्टोरी नहीं थी। ये एक बहुत ही मेसी, एक बहुत ही अप्रत्याशित यात्रा थी जो गलतफहमियों से और मिसयूज से भरी हुई थी। वैसे अगर आपको भी लग रहा है कि ये अध्याय इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखा रहा है, तो कमेंट्स में जर्नी जरूर लिखिए। तो सवाल उठता है कि इस पूरी अराजक यात्रा से क्या सीखा गया? इन लपटों से कौन सी समझ हासिल हुई? मेरे ख्याल से ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस पूरी यात्रा से कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं। पहला सबक कि सिर्फ अनुभव कर लेना ही समझदारी नहीं है। काउंटर कल्चर ने अक्सर यही गलती की। दूसरा, बिना किसी सही ढांचे या गाइडेंस के ये फायर जला भी सकती है। तीसरा, कि खोज के बाद समझ का आना बहुत जरूरी है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि असली ज्ञान अनुभव की इंटेंसिटी से नहीं आता, बल्कि उसे अपने जीवन में इंटीग्रेट करने से आता है, उसे सही तरह से पचाने से आता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को सिर्फ अनुभव के लिए अपनाया हो, बिना उसे पूरी तरह समझे, और फिर उससे क्या सीखा? तो शायद फायर को पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसे समझना जरूरी है। क्योंकि जैसा कि ये किताब हमें याद दिलाती है, बिना समझ के हर रोशनी अंधा भी कर सकती है। अगर आप ऐसे विश्लेषण देखना चाहते हैं जो इतिहास, साइकोलॉजी और जिंदगी को एक शांत तरीके से जोड़ते हैं, तो माइंड ऑर्डर को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, ये चैनल सिर्फ उत्साह के लिए नहीं, बल्कि समझ के लिए है।